स्टार्ट। चलो ऐसे करो। हाँ लवीश, संकेत, कैसे हो? अभिषेक, आज प्रिंस अभी नहीं आएंगे? कल तो लास्ट क्लास में आए थे, तो था ही नहीं। चलो वीवो कैसा है? अभिषेक, अभिषेक तू कैसे रहे? ऑनलाइन में कैसे, ऑफलाइन में कैसे नहीं आया? अरे एक दिन तेरे को परमिशन दे दी कि गांव जा रहा है, ऑनलाइन अटेंड कर लेना, इसका मतलब ये थोड़ी नियत खराब हो जाए। हाँ ये तुम्हारे लिए बेटा ऑप्शनल है, ये कभी गांव जाना पड़ जाए किसी प्रॉब्लम की वजह से, आप बिल्कुल वही बात है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाली बात है। ऑफलाइन अटेंड नहीं कर सको तो कम से कम ऑनलाइन में ये तो पता चले आज क्या पढ़ाया था, इसलिए है ना कि नीयत खराब हो जाए अपनी कि कौन जाएगा कौन आएगा, ऑनलाइन ही लेंगे। ऑनलाइन तो लेनी है, कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं है, बाद में तरसोगे ऑफलाइन होगी तो ज़्यादा बेटर था, ये था वो था। जब तक ऑफलाइन हो रही है फायदा उठाओ इस चीज़ का, बाकी तो जो होना वो होगा ही। वो लाइट्स पीछे वाली ऑन कर दो, पीछे वाली। चलो बेटा, चलो बात स्टार्ट करते हैं। सर मैं गांव में ही हूँ, तो गांव में क्या कर रहे हो? सिख रहा जाओ, गांव में रह के क्या करना है? चलो बेटा बात स्टार्ट करते हैं। जहां तक मुझे शायद आइडिया है, लास्ट लेक्चर में अपन ने वही क्वेश्चन किया था, इलेक्ट्रॉन जम्प्स इन सच ए वे दैट इट्स काइनेटिक एनर्जी चेंज फ्रॉम x to x/4, देन कैलकुलेट द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यही था ना कि इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से जंप करता है, क्या उसकी काइनेटिक एनर्जी x से x/4 हो जाती है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंजेस क्या होगा, यही था ना बच्चों। चलो बोर मॉडल के कुछ और क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं अपन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा, लिखो। एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन बैंक तो ले लिया था ना, और पीछे की जरूरत करवा ली तुमने? पीछे की जरूरत रवीश तुमने, तुम्हारे पास कॉपी है ना जरूरत करवाई हुई, और अभिषेक की कॉपी जाते हुए गोपी को दे देना, वो ले लेगा उससे, ठीक है। तो इससे आज क्लास के बाद रुक जाना तुम, शाम वाली क्लास के बाद तो मैं रिवाइज करवा दूंगा ये, ठीक है। एटॉमिक जहां तक अपना हो गया। चलो बेटा बात स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो तो अपन ने क्या कहा था बेटा, देखो चलो लिखो क्वेश्चन, कैलकुलेट द एनर्जी। सर मेरी कॉपी का क्या है? तेरी कॉपी का कुछ नहीं, कॉपी से ले लेना बेटा, तेरी कॉपी बिल्कुल सेफ है, ठीक है। चलो कैलकुलेट द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड, कैलकुलेट द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, calculate the energy which is required for transition of electron from second to third orbit, from second to third orbit of, from second to third orbit of, from second to third orbit of Li+2 atom, from second to third orbit of Li+2 atom. Calculate the energy which is required for transition of electron from second to third orbit of Li+2 atom. लिख लिया बच्चों? चलो बेटा मैं बताता हूँ, देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्या हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, इसको कैसे अप्लाई करना है समझना बच्चों। देखो नॉर्मली अभी तक हमने एनर्जी की बात की है, तो एक पर्टिकुलर सेल या ऑर्बिट के रेस्पेक्ट में एनर्जी की ही हमने बात की है, ओके ठीक है। पीछे हमने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, क्या कि जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, पीछे हमने कॉन्सेप्ट क्या डिस्कस किया था कि जब एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप करता है, ट्रांसफर होता है। मैंने क्या कहा, देखो बोर मॉडल में ये बात तो हमने पीछे पढ़ी हुई है, क्या कि हर सेल या ऑर्बिट के रेस्पेक्ट में एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है, क्लियर है। अब सपोज करो, मान लो फॉर एग्जांपल समझने के लिए, कोई एटम है, उसकी फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी मान लो 10 जूल है, सेकंड की 20 है, थर्ड की 30 है, सपोज करो बेटा। तो फर्स्ट की 10 है, सेकंड की 20, तो फर्स्ट से सेकंड में जाने के लिए 10 को 20 में कन्वर्ट करने के लिए 10 जूल क्या करेगा, गेन करेगा, यस और नो, क्लियर है। या फिर हम उल्टा बोले बेटा, अगर थर्ड में है तो उसकी एनर्जी क्या है, 30 जूल है सपोज करो, तो थर्ड से सेकंड में आना चाहता है तो 30 से 20 में कन्वर्ट होगा, 30 से 20 में कन्वर्ट होने के लिए क्या करेगा, लॉस करेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो मेरा कहने का मतलब क्या है, बोर मॉडल में ये चीज अपने डिस्कस कर रखी है, क्या कि हर ऑर्बिट के रेस्पेक्ट में एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है, क्लियर है, ठीक है। ये भी चीज हमने डिस्कस की है कि लोअर से हायर ऑर्बिट में जाने पर एनर्जी इंक्रीज होती है, लोअर टू हायर, ये ध्यान रखना, हायर मतलब एनर्जी हाई होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, क्लियर है। लोअर से हायर ऑर्बिट की तरफ एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है। इसका मतलब है, अब आपसे क्या पूछे, सेकंड से थर्ड ऑर्बिट के बीच में जंप कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, रिक्वायर्ड एनर्जी क्या होगी। तो एक बात तो श्योर है बेटा, अगर सेकंड से थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, जंप कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, तो क्या होगा, अरे कुछ ना कुछ दोनों के बीच में एनर्जी गैप है या नहीं है, है बच्चों। और दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप है,
वही हमें पूछा है। क्लियर है? तो पर्टिकुलर एक सेल के रेस्पेक्ट में तो अपन ने एनर्जी का क्या कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, En इक्वल टू -13.6 मल्टीप्लाई बाय जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। यस और नो? दो अलग अलग सेल के रेस्पेक्ट में मैंने क्या किया था बच्चों, देखो नॉर्मली टीचर क्या होते हैं, बोर मॉडल की एप्लीकेशन में तीन ही एप्लीकेशन लिखाते हैं, क्या, रेडियस ऑफ सेल और ऑर्बिट, सेकंड लिखाते हैं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल और ऑर्बिट, थर्ड लिखाते हैं एनर्जी ऑफ सेल और ऑर्बिट। क्लियर है? लेकिन मैं फोर्थ एप्लीकेशन जानबूझ के लिखाता हूं, क्या, फोर्थ एप्लीकेशन डिस्कस की थी, जिन बच्चों ने क्लास ले रखी उनको तो आइडिया है। बोर मॉडल की फोर्थ एप्लीकेशन अपन ने क्या पढ़ी थी, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू डिफरेंट एनर्जी लेवल। ठीक है, दो अलग अलग सेल या ऑर्बिट के बीच में एनर्जी डिफरेंस। क्लियर है? तो अपन ने क्या कहा, बच्चे के पास दो तरीके होते हैं, क्या, बच्चा क्या करेगा, बच्चा इस फॉर्मूले को दो टाइप से अप्लाई करेगा, क्या, एक तो बेटा देखो सेकंड सेल के लिए अप्लाई करेगा, अरे सेकंड सेल के लिए एनर्जी कैलकुलेट करेगा, यस और नो। एक क्या करेगा, फिर इसी फॉर्मूले को थर्ड सेल के लिए ट्राई करेगा, अप्लाई करेगा, वैल्यू पुट करेगा, सोल्व करेगा और फिर दोनों का डिफरेंस करेगा। तो सेकंड और थर्ड के बीच में जो डिफरेंस है वही तो एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए बच्चों। क्लियर है? लेकिन मैं हमेशा कहता हूं बेटा, क्वेश्चन सही होने के साथ साथ सही लिमिटिंग टाइम अपने पास जो है उसमें भी अपना आंसर आना चाहिए। ओके, आंसर तो नो डाउट इससे भी आ जाएगा कि पहले आप इसके लिए सेकंड की एनर्जी कैलकुलेट करोगे, फिर थर्ड की कैलकुलेट करोगे, लेकिन डायरेक्टली करना चाहो तो क्या होगा, सेकंड थर्ड के बीच का जो एनर्जी गैप है डायरेक्टली अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो इसका फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था बेटा, क्या, डेल ई इक्वल टू, अपन ने क्या लिखा था, डेल ई इक्वल टू 13.6 मल्टीप्लाई बाय जेड स्क्वायर ब्रैकेट 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, और ये आता है अपने पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। बात समझ में आ गई? ओके, ठीक है। बच्चा कहेगा सर ये कैसे, तो बच्चों देखो एक सेल के रेस्पेक्ट में जो अपना फॉर्मूला होता है एनर्जी का, दो अलग अलग सेल का आपस में माइनस कर देंगे, उससे ये फॉर्मूला आता है। 13.6 तो दोनों में आएगा, माइनस 13.6 मल्टीप्लाई बाय जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, यस और नो। अरे डिफरेंस किसमें, एन में तो है बच्चों, सेल या ऑर्बिट में तो डिफरेंस है, बाकी 13.6 जेड दोनों में कॉमन होता है तो दोनों में कॉमन ले लिया। क्लियर है? और यहाँ क्या करते हैं, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, जो दो हमें अलग अलग सेल दे रखी है उनकी वैल्यू पुट करते ही हमारे पास आ जाएगा। क्लियर है? अब एक चीज और ध्यान रखना, ये भी मान लो और कोई टीचर, कोई भी टीचर बता देगा ये तो बेटा एनर्जी डिफरेंस का ये फॉर्मूला ध्यान रखना, लेकिन बच्चा गलती करता कहाँ है वो ध्यान रखना। बच्चा क्या सोचता है, बच्चे को इस क्वेश्चन से दो टाइप से पूछ सकता है इस क्वेश्चन को, क्या, सेकंड से थर्ड में ट्रांसफर होता है या थर्ड से सेकंड में ट्रांसफर होता है। ओके, तो नॉर्मली बच्चा देखो, बच्चा अपनी मैथमेटिक्स लगाता है तो बच्चा क्या सोचता है, n1 का मतलब फर्स्ट सेल सेकंड सेल होनी चाहिए, क्या, फर्स्ट सेकंड भी हो सकती है, कोई और भी हो सकती है, ठीक है, यानी कोई सी भी हो सकती है, फर्स्ट सेकंड सेकंड थर्ड थर्ड फोर्थ कोई सी भी हो। फिर बच्चा क्या सोचता है, कोई दिक्कत नहीं है, n1 का मतलब जो पहली सेल है वो हो सकता है, क्या हो सकता है, जो फर्स्ट सेल है वो n1 हो सकती है, n2 मतलब जो बाद वाली फाइनली कहां पर है, ऐसा नहीं है बच्चों, मैंने बच्चों को लिखाया भी है, n2 ऑलवेज ग्रेटर देन n1। समझ में आ गया? क्या ध्यान रखना है बच्चों, चैप्टर में जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे वहां भी ये कॉन्सेप्ट हमारे काम आएगा। क्या, यहाँ n1 और n2 आपको कैसे डिसाइड करना है, जो लोअर ऑर्बिट होगी दोनों में जिसमें आप कंपैरिजन कर रहे हो दो अलग अलग सेल के लिए, जो लोअर ऑर्बिट होगी उसको क्या मानना है, n1। समझ में आ गया? जो हायर ऑर्बिट होगी उसको क्या मानना है बेटा, n2। अब ये ध्यान रखना, चाहे सेकंड से थर्ड में ट्रांसफर हो चाहे थर्ड से सेकंड में ट्रांसफर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिन दो अलग अलग सेल की बात करा उनको आपस में डिसाइड कर लेना कौन सी कम है कौन सी ज्यादा है। जो कम होगी वो किसकी वैल्यू होगी, n1 की वैल्यू होगी, जो ज्यादा होगी वो किसकी वैल्यू होगी, n2 की वैल्यू होगी। अब चाहे लोअर से हायर में जाए चाहे हायर से लोअर में जाए। समझ में आ गया? तो ये कंफ्यूजन आपको ध्यान रखना, आंसर रॉन्ग करवा देगा, ध्यान रखना बच्चों। क्लियर है? n2 ऑलवेज ग्रेटर देन n1 मैंने साफ साफ लिखाया हुआ है। ओके, ठीक है बच्चों। देखो अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं बेटा, तो देखते हैं बच्चों कैसे करना है। तो डेली इक्वल टू 13.6 मल्टीप्लाई बाई, एक चीज और इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, मेनली एनर्जी का फॉर्मूला आता है उसमें 13.6 माइनस का आता है, लेकिन यहाँ क्या आता है, प्लस आता है। ठीक है, माइनस कब आ सकता है, जब इसको पहले ले लोगे, 1/n2 को पहले ले लोगे तो यहाँ ये क्या आ जाएगा, बाद में आ जाएगा, साइन यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। तो सेम फॉर्मूला बेटा, कहाँ प्लस कहाँ माइनस, कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। कैसे जो बच्चा रटाफिकेशन से काम करता है उसके ऐसे ही क्वेश्चन नेगेटिव हो जाते हैं। क्लियर है? थोड़ा सा चेंज कर दे बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, लेकिन एक एक चीज वही बात है, साफ माइंडेड ध्यान रखनी है, किसमें प्लस होता है किसमें माइनस होता है, कैसे करना है क्या करना। क्लियर है? ठीक है बच्चों, चलो इसके अकॉर्डिंग बात करें बच्चों। देखो अब बात करूं मैं जेड की, अगर मैं बात करूं बेटा, देखो जेड के अकॉर्डिंग क्या कहेंगे, जेड हमें पता है किसकी बात कर रहा है, ये Li+2 लिथियम की बात कर रहा है। लिथियम के लिए हमें पता है जेड कितना होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम कितना होगा बेटा, 3 होगा। तो क्या करूंगा 3 का स्क्वायर, ठीक है, 1/n1। मैंने क्या कहा, n मतलब n1 मतलब लोअर ऑर्बिट, लोअर कौन सा है बेटा, सेकंड वाला, तो 1/2 स्क्वायर, ये क्या होगा 1/3
3 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। बात समझ में आ गई बेटा, क्लियर है? ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, 13.6 मल्टीप्लाई बाई 9, और ये कितना हो गया बच्चों, 1/4 अपॉन 1/9। एलसीएम ले लो। नॉर्मली बच्चा क्या करता है, सर मैं तो ऐसी को डिजिट लेके ही रहूंगा जिससे दोनों डिवाइड वगैरह हो, कोई जरूरत नहीं बेटा, ले सकते हो अगर ध्यान हो तो, अदरवाइज डायरेक्टली भी कर सकते हो। 4 मल्टीप्लाई बाई 9 कर देना, 4 से 4 गया, 9 मल्टीप्लाई बाई 1 यानी 9, 9 से 9 गया, 4 बच गया। क्लियर है यहाँ तक? ओके ठीक है बेटा, तो आगे क्या कर सकते हैं बच्चों, देखो ये क्या बच गया, 13.6 मल्टीप्लाई बाई 9, तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, 13.6 मल्टीप्लाई बाई 9। अब मैं आपको हमेशा एक ही बात कहता हूँ बच्चों, देखो नॉर्मली आंसर निकालना अलग बात है, थोड़ा इजी वे में जल्दी निकालना अलग बात है बच्चों। ठीक है, बच्चा क्या करेगा, मैं इसको मल्टीप्लाई करने लग जाऊंगा, फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। अगर इजी कैलकुलेशन हो तो उसको बीच में सोल्व कर लो, अदरवाइज क्या करना, लास्ट में एक साथ कर लेना। ठीक है, कटने वाले कट जाएंगे, बचने वाले बच जाएंगे, फिर उनको सोल्व कर लेंगे। इजी कैलकुलेशन आपके पास ये आ जाए, 10 मल्टीप्लाई बाई 10, अब इसको बार बार घसीटते फिर रहे हो, 10 मल्टीप्लाई बाई 10, अरे 10 मल्टीप्लाई, उसको 10 बार लिख रहे हो। ऐसी इजी कैलकुलेशन तो डायरेक्टली लिख दो 100, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई कैलकुलेशन टिपिकल हो उसमें आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है बेटा। ओके ठीक है बच्चों, तो देखो क्या करना है, ये कितना हो गया, 5 अपॉन क्या हो गया, 4 मल्टीप्लाई बाई 9, 9 से 9 को उड़ा दो बच्चों। ओके ठीक है, इसको अगर उड़ाएंगे तो देखो 4 को 3 करे कितना, 12, 1.4 यानी कितना हो गया 3.4, यस और नो। ठीक है, 5 को 3 से करे कितना आता है 15, ठीक है, 0.4 से करे कितना आता है 2, तो कितना आ गया बेटा 15 और 2 कितना, 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, यानी इतना एनर्जी गैप आ जाएगा। सेकंड से थर्ड में ट्रांसफर होने के लिए मुझे इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, जो दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप होगा वही एनर्जी तो मुझे चाहिए बच्चों। कैसे करना समझ में आ गया, क्लियर है, नोट करो। हाँ बिल्कुल, सेकंड से थर्ड में जाएगा तो गेन करने वाले लॉस। क्या लिखा अभिषेक, सर अगर 13.6 को नेगेटिव में ले तो क्या गलती से क्या होगा, गलती हो सकती है क्या? बेटा मैंने क्या कहा, नेगेटिव तो कब आएगा, जब इसको आप पहले लोगे। बात समझ में आई क्या? इनके साइन चेंज कर दोगे तो सीधी सी बात, उसके भी साइन चेंज कर दो। अरे मैथमेटिक रूल क्या होता है, सभी के साइन चेंज कर दो, सभी के साइन चेंज कर दो, प्लस वाले को माइनस बना दो, माइनस वाले को प्लस बना दो, तो सभी के साइन चेंज करेंगे तो क्या होगा, वहां पर -13.6 करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ओके ध्यान रखना। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। तो कॉन्सेप्ट मैंने यहां पर लिख दिया बच्चों, अब आपको क्या करना, इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके मुझे एक आंसर और बताना है क्वेश्चन का। लिखो बच्चों, अब जो वाला बच्चों देखो मैं क्वेश्चन लिखा रहा हूं, उसका आंसर आपको क्या करना है, एक्स की टर्म में बताना है। ओके अभिषेक बात समझ में आ गई क्या? माइनस कब आएगा बेटा, जब 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर की जगह क्या करना है, 1/n2 स्क्वायर माइनस 1/n1 स्क्वायर। ओके चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। लिखो द आयनाइजेशन एनर्जी, द आयनाइजेशन एनर्जी, द आयनाइजेशन एनर्जी
of hydrogen atom, the ionization energy of hydrogen atom is x. The ionization energy of hydrogen atom is x. Then calculate the energy which is required. Then calculate the energy which is required for transition of electron. Calculate the energy which is required for transition of electron from first to second orbit of helium plus atom. Then calculate the energy which is required for transition of electron from first to second orbit of helium plus atom. लिख लिए बच्चों? ये कॉन्सेप्ट जो अभी हमने अप्लाई किया बेटा, इसी के अकॉर्डिंग आपको करना है। बस आपको आंसर किसकी टर्म में देना है? एक्स की टर्म में देना। ओके चलो बेटा देखो, एक कॉन्सेप्ट आपको जरूर बता देता हूं, इधर ध्यान दो। ये कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं है तब तक आप कर नहीं पाओगे। ओके इधर ध्यान दो। अगर नॉर्मली मैं बात करूं बच्चों, देखो हाइड्रोजन एटम की बात करो, देखो आयनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट हमने पीछे पढ़ा है। फर्स्ट सेल की एनर्जी और उसका क्या करना है? अपोजिट करना है। बात समझ में आ गई? क्या करना है? फर्स्ट सेल की एनर्जी और उसका क्या करना है? अपोजिट करना है बच्चों। क्लियर है? ठीक है। बच्चा कहेगा सर कैसे? पीछे हमने पढ़ा हुआ बेटा क्या कि इलेक्ट्रॉन को क्या करना है? फर्स्ट मिनिमम सेल या ऑर्बिट यानी फर्स्ट सेल से क्या करना? कंप्लीटली सेपरेट करके इनफाइनाइट में भेज देना। यानी उसकी जो एनर्जी है, यानी उसे फाइनली उसे इनफाइनाइट में भेजने का मतलब क्या है? फाइनली उसकी एनर्जी जीरो कर देना। ओके अब सपोज करो बच्चों, फर्स्ट सेल की एनर्जी मान लो -10 किलो जूल है किसी ऑर्बिट की, तो उसके एनर्जी को जीरो करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसे +10 एनर्जी देनी पड़ेगी। यस और नो? तभी तो -10 + 10 कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। समझ में आ गया? तो आयनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या है? किसी भी एटम की फर्स्ट की जो एनर्जी है उसका क्या कर दो? अपोजिट कर दो बेटा, काम खत्म। क्लियर है? अब हाइड्रोजन का फेमस एग्जांपल है, मैंने कहा था बाकी एलिमेंट के लिए आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, लेकिन हाइड्रोजन के लिए फॉर्मूला मैं तो लगा के रहूंगा, टाइम पास की जरूरत नहीं है। ये फेमस एग्जांपल है तो इसके डाटा हमें ध्यान होनी चाहिए। फर्स्ट सेल की होती है -13.6, सेकंड की -3.4, थर्ड की होती है -1.51, फोर्थ की होती है -0.85, फिफ्थ की होती है -0.54, सिक्स की होती है -0.38। एक एक मैंने कैलकुलेट करके बताया हुआ है बच्चों। ओके ठीक है बेटा। देखो इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या होता है? फर्स्ट सेल की एनर्जी और उसका अपोजिट पीछे मैंने लिखाया है। अब बात करेंगे फॉर हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के लिए हम बात करें बेटा तो क्या करेंगे? आयनाइजेशन एनर्जी इक्वल टू माइनस है, फर्स्ट सेल की एनर्जी कितनी है बच्चों? अरे -13.6 होती है, तो क्या करेंगे? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। क्लियर है? तो क्या करेंगे बेटा? +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके आयनाइजेशन एनर्जी, और ये मुझे कितनी दे रखी है बच्चों? एक्स दे रखी है। मेरा कहने का मतलब बस थोड़ा सा मैथमेटिकल माइंड यूज करूं तो जहां पर 13.6 आ रहा फॉर्मूले में, वहां पर मैं क्या करूंगा? एक्स अप्लाई कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलो अब स्टार्ट हो जाओ। पक्का? देखते हैं। एक काम करना, ये जो कॉपी जेरोक्स करवा रखी लव इस बीच में रख लो, जब भी टाइम मिले बीच में पीछे के पेज पलट दो, एक आउटलाइन मिल जाएगी क्या क्या हमने पढ़ा है। हाँ बेटा ये सारा प्रिंस, छवि, पक्का प्रिंस यही आ रहा है क्या? छवि, रेहान, अभिषेक, क्या आंसर आ रहा है बेटा? नीचे से स्टेपल कर लेना क्लास ऑफिस से, ठीक है? चलो बेटा देखो कैसे करना, क्या करना, समझना इस चीज को। तो पहली बात तो बिल्कुल पहली बात तो बच्चों देखो मैंने ये क्यों लिखा है, समझ में आ गया? आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है? किसी भी एटम की फर्स्ट सेल की एनर्जी और उसका साइन अपोजिट कर दो। क्लियर है? हाइड्रोजन एटम की बात करें बच्चों, हमें पता है फर्स्ट सेल की एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है? इसका साइन में अपोजिट कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? +13.6। क्लियर है? ये हाइड्रोजन के लिए आयनाइजेशन एनर्जी होती है, और ये हमें किसके टर्म में दे रखी है? एक्स की टर्म में दे रखी है। यानी एक्स किसके बराबर है बच्चों? यानी 13.6 के बराबर है। क्लियर है? बस अब इसमें वैल्यू पुट करते जाओ बच्चों। क्या एनर्जी डिफरेंस है? जहां पर दो अलग अलग सेल की बात करें वहां पर अपन ई की जगह डेली यूज करेंगे, तो क्या लिखेंगे? डेली इक्वल टू 13.6 क्या है बच्चों? एक्स। और जेड किसकी बात कर रहा है बच्चों? ध्यान रखना हाइड्रोजन के लिए करूंगा या हीलियम के लिए?
हीलियम, इसकी बात कर रहा है। हीलियम के लिए क्या होता है, 2 होता है, तो जेड किसका क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर 1 बाई, अब देखो n1 और n2 लोअर और हायर ऑर्बिट, लोअर ऑर्बिट कितना है बच्चों फर्स्ट, हायर कितना है सेकंड, तो क्या करना 1 का स्क्वायर अपॉन 1 बाई 2 का स्क्वायर। क्लियर है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है बेटा, ये तो फाइनली इसके बराबर आ ही जाएगा, x के टर्म में हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या करेंगे x मल्टीप्लाई बाई 4, ये क्या आ गया 1 बाई 1 और ये क्या आ जाएगा बच्चों 1 बाई 4। क्लियर है, एलसीएम ले अगर 4 ले तो क्या आ जाएगा 4 माइनस 1। अरे ये तो समझ में आ रहा है ना एलसीएम वगैरह कैसे लेते हैं बच्चों। ठीक है, ये किसके इक्वल आ रहा है, 4x के बराबर आ रहा है। क्लियर है, ठीक है बेटा, तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, फाइनली अपने पास क्या आ जाएगा, डेली इक्वल टू क्या आ गया 4x मल्टीप्लाई क्या हो गया 3/4, तो 4 से 4 उड़ा दो, तो डेल ई इक्वल क्या आ जाएगा 3x आ जाएगा बच्चों। क्लियर है, ठीक है, नोट करो प्रिंस 101%। ठीक है बेटा, चलो छाप दो फटाफट। छाप दिए, छाप दिया बेटा, चलो उदाहरण दे क्या। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, लिखो कैलकुलेट 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 द आयनाइजेशन एनर्जी, कैलकुलेट द आयनाइजेशन एनर्जी, कोमा थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी, कैलकुलेट द आयनाइजेशन एनर्जी, कोमा थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी एंड सेकंड सेपरेशन एनर्जी and second separation energy for helium plus atom, और हीलियम प्लस एटम लिख लिए। चलो बच्चों देखो, मैंने एनर्जी की 3 अलग अलग फॉर्म पूछी है। क्या हीलियम प्लस एटम के लिए आपको क्या बताना है, आयनाइजेशन एनर्जी, थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी और सेकंड सेपरेशन एनर्जी। ओके बच्चों देखो, तीनों का कॉन्सेप्ट मैंने बताया बच्चों, 1 बाय 1 बात करते हैं। क्या आयनाइजेशन एनर्जी, पहली बात तो तीनों का कॉन्सेप्ट सुन लेना बेटा, जिन बच्चों ने क्लास अटेंड नहीं किया। क्या है आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब, क्या है इलेक्ट्रॉन को मिनिमम सेल या ऑर्बिट से रिमूव करके उसे इनफाइनाइट में भेज देना, यानी फाइनली उसके एनर्जी को क्या कर देना, जीरो कर देना। ओके कॉन्सेप्ट क्या होता है, द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीटली सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मिनिमम सेल और ऑर्बिट या मिनिमम एनर्जी लेवल कॉल्ड एज आयनाइजेशन एनर्जी। ओके कंप्लीटली सेपरेशन, बार बार ये वर्ड आता है। कंप्लीटली सेपरेशन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को किसी सेल या ऑर्बिट से हटाकर उसे इनफाइनाइट सेल या ऑर्बिट में भेज देना, काम खत्म। या और भी सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो फाइनली उसकी एनर्जी को जीरो कर देना, काम खत्म। बात समझ में आ गई, क्लियर है। एक्साइटेशन एनर्जी, एक्साइट होना हमें पता है, एक्साइट बोलते ना, इतना एक्साइट क्यों हो रहा है, एक्साइटेड स्टेट में है, मतलब एनर्जी इंक्रीज हो जाना। क्लियर है, तो इलेक्ट्रॉन को मिनिमम सेल या ऑर्बिट से किसी अदर सेल या ऑर्बिट में क्या करना, ट्रांसफर कर देना, एक्साइट कर देना, उसे क्या बोलते हैं। उसके लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है तो वो क्या होती है, एक्साइटेड एनर्जी। क्लियर है, ठीक है। सेपरेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को किसी एक्साइटेड स्टेट से कंप्लीटली सेपरेट करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी, सेपरेशन एनर्जी। समझ में आ गया, यानी कंप्लीटली सेपरेट करने के बारे में 2 स्टेटमेंट है बेटा। क्या मिनिमम सेल या ऑर्बिट से आपको कंप्लीटली सेपरेट करना है, यानी फर्स्ट सेल से आपको क्या करना है, इनफाइनाइट में भेजना है, उसके लिए तो रिक्वायर्ड एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी। क्लियर है। किसी एक्साइटेड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट के लिए मैंने लिखा है अदर देन फर्स्ट सेल। आ गया समझ में, फर्स्ट सेल के अलावा बाकी जो सेल है वो सारी क्या होती है, एक्साइटेड स्टेट बोली जाती है। सेकंड भी हो सकती है, थर्ड भी हो सकती है, फोर्थ भी हो सकती है। क्लियर है,
तो इलेक्ट्रॉन को किसी एक्साइटेड स्टेट से कंप्लीटली सेपरेट करना हो, उसके लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी उसे क्या बोलेंगे? सेपरेशन एनर्जी। समझ में आ गया? ये तीनों का कॉन्सेप्ट मैंने लिखा रखा है बेटा पीछे बोर मॉडल में, और तीनों के फॉर्मूले क्या होते हैं वन बाय वन बात करते हैं। ओके, कैसे? आयनाइजेशन एनर्जी अपन ने क्या कहा? आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट सेल की एनर्जी, और उसका साइन क्या करना है? अपोजिट करना है बच्चों। ओके, क्यों? फर्स्ट सेल की जो एनर्जी आएगी उसका साइन अपोजिट कर देंगे। इसका मतलब क्या? जैसे मैंने कहा था, अगर मान लो किसी एटम के लिए फर्स्ट सेल की एनर्जी -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो मैं उसका अपोजिट कर दूंगा, यानी +10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी उसे दे दूंगा, तो फाइनली उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0। और फाइनली एनर्जी 0 होती है मतलब वो कहाँ चला जाएगा? इनफाइनाइट में चला जाएगा, क्योंकि इनफाइनाइट सेल ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होती है? 0 होती है। ओके, बच्चा बार बार अगर दिमाग में सोचे सर बार बार ये बोल रहे हो इनफाइनाइट सेल ऑर्बिट की एनर्जी 0 होती है, कैसे होगी? तो बेटा देखो, एनर्जी का फॉर्मूला अपने पास क्या है? -13.6 मल्टीप्लाई बाई क्या? Z²/n²। एटम चाहे कोई सा भी हो बच्चों, n की जगह अगर मान लो इनफाइनाइट रख देंगे तो हमें पता है किसी भी डिजिट को इनफाइनाइट से डिवाइड करने पर रिजल्ट क्या आता है? 0। बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो ध्यान रखना, कोई सा भी एटम हो इनफाइनाइट यानी लास्ट वाली सेल की एनर्जी हमेशा क्या होती है? 0। उससे पहले वाली सभी सेल की एनर्जी क्या होगी? नेगेटिव में होगी बच्चों, मतलब 0 से कम होगी। क्लियर है? और नेगेटिव साइन मैंने लिखा भी रखा है। नेगेटिव साइन इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि इलेक्ट्रॉन क्या है? न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स से बाउंडेड है बच्चों। क्लियर है? उसे न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स से फ्री करने के लिए आपको उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। बात समझ में आई क्या? एनर्जी के फॉर्मूले में नेगेटिव साइन इस बात को रिप्रेजेंट करता है बेटा। ओके, ठीक है, ध्यान रखना, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना ही। क्लियर है? तो बच्चों क्या करेंगे? फर्स्ट सेल की एनर्जी उसका साइन क्या कर देंगे? अपोजिट कर देंगे बस। तो क्या करेंगे बच्चों? आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट सेल की एनर्जी का फॉर्मूला क्या लगाऊंगा? -13.6 मल्टीप्लाई बाय Z²/n1², क्योंकि मुझे किसकी एनर्जी लेनी है? 5। ध्यान रखना, चाहे रेडियस हो, वेलोसिटी हो, एनर्जी हो, उनके साथ जो डिजिट लिखी गई होती है 1 2 3, वो क्या करती है? सेल या ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करती है बेटा। ओके, ठीक है, तो क्या करेंगे? इतना आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। क्लियर है? तो यहां से क्या करेंगे? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय Z। किसकी बात कर रहा है बच्चों? हीलियम के लिए Z कितना होता है? 2। तो क्या करेंगे? 2 का स्क्वायर, और n कितना? 1 का इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, इसे अगर करें तो आयनाइजेशन एनर्जी मेरे पास कितनी आ जाएगी बच्चों? देखो, ये तो 1 आ ही गया, 4 इसका 4 से मल्टीप्लाई, 13 को 4 से करें कितना आएगा? 52.6 को करें कितना आ गया? 2.4। तो 52 2.4 कितना आ गया? 54 पॉइंट कितना आ गया बेटा? 4, यानी 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अरे समझ में आया? एक्स्ट्रा पेन चलाने की जरूरत नहीं है बेटा, इजी वे में करना है। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन अपना क्या है बच्चों? देखो, थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी। तो मैंने क्या कहा था? इलेक्ट्रॉन को मिनिमम सेल ऑर्बिट से, मिनिमम सेल ऑर्बिट मतलब कौन सी? फर्स्ट। मिनिमम सेल या ऑर्बिट से किसी अदर सेल या ऑर्बिट में ट्रांसफर करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी। थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है? 3 बार मुझे एक्साइट करना है। मैंने क्या कहा? 3 बार एक्साइट करना है। कैसे बच्चों? फर्स्ट सेल से स्टार्ट कर दो। फर्स्ट टाइम एक्साइट होगा तो फर्स्ट से किस में गया? सेकंड में। सेकंड टाइम एक्साइट होगा तो सेकंड से किस में गया? देखो बच्चों ऐसे समझना, देखो 4 सेल होगी, ठीक है। चलो फर्स्ट से स्टार्ट करना आपको। फर्स्ट टाइम एक्साइट होने का मतलब क्या? एनर्जी इंक्रीज हो जाना, और एनर्जी इंक्रीज होगा तो लोअर से हायर में चला जाएगा। हायर, मैंने क्या कहा? एनर्जी हाई होती है, हायर में चला जाएगा, काम खत्म। फर्स्ट टाइम एक्साइट होगा तो फर्स्ट से सेकंड में आ गया, एक बार एक्साइट हो गया। सेकंड टाइम एक्साइट होगा तो सेकंड से थर्ड में आ जाएगा। थर्ड टाइम एक्साइट होगा तो थर्ड से फोर्थ में आ जाएगा। तो फाइनली मुझे करना क्या? इलेक्ट्रॉन को कहां से कहां ट्रांसफर करना है? फर्स्ट सेल से कहां? फोर्थ में ट्रांसफर करना है। यस और नो? तो फर्स्ट और फोर्थ के बीच का जो एनर्जी गैप होगा उसी को तो मैं बोलूंगा थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी। यस और नो? बात समझ में आ गई बेटा? तो मैं क्या करूंगा? थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी क्या होगा? E4 माइनस E1। बात समझ में आ गई? क्लियर है? ठीक है बच्चों, तो क्या करेंगे? एक्साइटेशन एनर्जी थर्ड इक्वल टू, देखो बच्चों फॉर्मूला लगा दो, तो -13.6 मल्टीप्लाई बाय Z² अपॉन सेल कौन सा है? 4, तो N4²। क्लियर है? बीच में क्या करूंगा? माइनस का साइन फिर से लगा दो बच्चों, किसके लिए? फर्स्ट सेल के लिए -13.6 मल्टीप्लाई बाय Z² अपॉन N1², और ये क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, दोनों का कॉमन है ये। क्लियर है? चलो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं बच्चों। तो देखो -13.6 मल्टीप्लाई बाय हीलियम के लिए Z कितना हो गया? 2, और ये क्या हो गया? 4 का स्क्वायर। 4 सेल के लिए मुझे लेना है। क्लियर है? माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों? प्लस 13.6 मल्टीप्लाई, ये क्या करना है? 2 का स्क्वायर, और ये क्या है? 1 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? एन की वैल्यू कौन सी है? फर्स्ट सेल के लिए बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। यहां तक बात समझ में आ गई बेटा? यस और नो? तो क्या करेंगे? थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी इक्वल टू, अब देखो बच्चों इसमें जो कॉमन है बच्चों, कॉमन ले सकते हैं। कैसे? ये देखो ऐसा है, चलो
-13.6 एक स्टेप और लिखूं, ये क्या हो गया बच्चों 4 अपॉन कितना हो गया 16, अरे 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 का स्क्वायर 16 और क्या आ गया प्लस 13.6 मल्टीप्लाई क्या करेंगे बच्चों 4/1 और ये फाइनली मेरे पास किस में आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में आएगा ही आएगा। ठीक है, बार बार कैलकुलेशन करने की बजाय जो कॉमन है उसको कॉमन ले लो बच्चों। कैसे बेटा, अगर मैं ले लूं 13.6 मल्टीप्लाई बाई 4 को कॉमन ले लूं तो इधर क्या बच जाएगा -1/16 और इधर क्या बच जाएगा प्लस का 1। यस और नो, अरे बचेगा नहीं बचेगा, बचेगा बेटा। तो क्या करेंगे अपन, ये तो कितना हो गया अभी अपन ने किया था ना 54.4, यस और नो, और ये अपने पास कितना बचेगा बेटा 16, तो प्लस का 16 माइनस का 1 यानी कितना बच गया 15/16। यस और नो, बात समझ में आ गई। ठीक है, इससे अगर कैंसिल आउट करें बेटा तो सोल्व हो रहा है क्या बच्चों, देखो 16 इससे अगर करें तो क्या आएगा 3.4 ही आएगा क्या, इजी वे में 3.4 ही आता है क्या। चलो बेटा देखो 4 से करके देखो कोई दिक्कत नहीं, इसे अगर वापस अपन 4 से करें तो 4 से मल्टी 13.6 आता है और ये कितना होगा 4 टाइम। क्लियर है, फिर से 4 से करें तो हमें पता कितना आता है 3.4। यस और नो, अरे कैसे क्या समझ में आ गया। क्लियर है, तो एक्साइटेशन एनर्जी थर्ड इक्वल टू, इसको 15 से मल्टीप्लाई करूं, 15 को 3 से करें कितना आता है 45.4 से करें कितना आएगा 6, 45 6 कितना हो गया 51। समझ में आ गया, तो ये कितना आ गया बेटा 51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अरे कैसे क्या समझ में तो आया क्या, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, डेल्टा इसे भी कर सकते हैं, बस आपको क्या करना है बिल्कुल फोर्थ और फर्स्ट की एनर्जी का डिफरेंस आपको करना है। क्लियर है, चलो बच्चों अब बात करें क्या सेकंड सेपरेशन एनर्जी। मैंने क्या कहा था सेकंड सेपरेशन एनर्जी, जिस नंबर की सेपरेशन एनर्जी बोले उसी एक्साइटेड स्टेट से आपको सेपरेट करना है। बात समझ में आई क्या, सेकंड सेपरेशन एनर्जी बोला है मतलब मुझे क्या करना है सेकंड एक्साइटेड स्टेट से कंप्लीटली सेपरेट करना है। सेकंड एक्साइटेड स्टेट है तो मतलब कहां चला फाइनली कहां पर है वो थर्ड सेल में है। यस और नो, अरे सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब 2 बार एक्साइट होने के बाद कहां चला जाएगा, फर्स्ट टाइम एक्साइट होगा तो फर्स्ट से सेकंड में चला गया, सेकंड टाइम एक्साइट होगा तो सेकंड से थर्ड में आ जाएगा। क्लियर है, यानी फाइनली मुझे क्या करना है बच्चों थर्ड सेल से कंप्लीटली सेपरेट करना है, यानी थर्ड सेल से मुझे इनफाइनाइट में भेजना है, तो वहां से मुझे क्या करना पड़ेगा थर्ड सेल की जो एनर्जी है उसका क्या करना बच्चों अपोजिट करके उसकी एनर्जी दे दो बच्चों। आ गया समझ में, तो क्या करना सेकंड सेपरेशन एनर्जी इसको क्या होगा बच्चों माइनस क्या करेंगे थर्ड की एनर्जी। यस और नो, बात समझ में आई, एक ज्यादा वाली सेल की एनर्जी का साइन अपोजिट कर दो, वो आपके लिए सेकंड सेपरेशन एनर्जी हो जाएगा। क्लियर है, चलो बच्चों तो यहां से क्या करेंगे एनर्जी वाला फॉर्मूला लगाओ, तो -13.6 मल्टीप्लाई बाई वही जेड का स्क्वायर अपॉन क्या करना है थर्ड सेल की एनर्जी इसका स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। क्लियर है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 13.6 मल्टीप्लाई बाई जेड, हीलियम की बात करें 2 का स्क्वायर और ये क्या करना बेटा 3 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है, ठीक है बेटा, तो ये क्या हो जाएगा 13.6 मल्टीप्लाई बाई 4/9। इसे अगर करें बच्चों तो देखो 4 को करें तो 1 टाइम 4 और ये कितना हो गया 1.51 आता है। समझ में आ गया, ठीक है, और इसे अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है बेटा देखो देखो 15 को अगर क्या करें इसको 15 को 4 से मल्टीप्लाई करें कितना आता है बेटा 6 आ जाएगा, ऑलमोस्ट क्या आ जाएगा 6.01 आएगा सर एग्जैक्ट 6.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। समझ में आ गया, यस और नो, यहां तक को डाउट क्लियर है बेटा, चलो नोट करो फटाफट। एक ही कॉन्सेप्ट को घुमा फिरा के बेटा मैंने 3-4 टाइप से पूछा है। डेली में साइन अपने आप आ जाएगा, सोचने की जरूरत ही नहीं, अपने 1/n1 1/n2 कराना अपने आप आ जाएगा साइन। वो एनर्जी डिफरेंस होता है एक्चुअल में, ये डिफरेंस का मतलब डिफरेंस ही होता है बिल्कुल। अगर जैसे मान लो दो सेम वैल्यू दे रखी है अलग अलग साइन के साथ तब आपको अपने को दिमाग लगाना है, वरना एनर्जी डिफरेंस खाली बीच का गैप होता है। जैसे अपन बोले बेटा किसी के पास 100 रुपीज थे 120 हो गए तो सीधी सी बात है जैसे प्रॉफिट ही हुआ, अपन बोले कितना प्रॉफिट हुआ 20 का, बोले 100 थे अब 90 बचे, लो कितने का लॉस हुआ 10 का, तो -10 नहीं बोलेंगे क्योंकि बीच का ओनली डिफरेंस हमें पूछा है। बाय द सेम वैल्यू अगर हमें दे रखी है 2 साइन के साथ तब जो एग्जैक्ट साइन है वही हमें करना है।
बिल्कुल बेटा, क्योंकि वो एक्साइट करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, तो लोअर से हायर में भेजने के लिए प्लस के साथ ही चाहिए। छवि कर लिया सर, एक बार और कर लो बेटा। अभिषेक, रेहान, ये क्या करें बेटा, समझ में आया क्या? रेहान रेस्पॉन्स दिया कर, जो भी समझ में आए या नहीं आए। लास्ट क्लास में इसीलिए तुझे क्लास से हटाया था, याद है ना? ऐसे फॉर्मेलिटी के लिए अपन बेटा मोबाइल चालू करके रख देंगे, कोई फायदा नहीं है। अभिषेक यस सर। रेहान समझ में आए नहीं आए बताया करो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझ में आए दोबारा बता देंगे। ऐसे मोबाइल चालू करके अपन छोड़ देंगे, सर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लॉस अपना होगा, ध्यान रखना। सर आप खुद करने के लिए टाइम दिया करो। बिल्कुल बेटा देंगे, चलो आपकी बात टाइम ले लेना। ये एक्चुअल में कोई 2-3 बच्चे नए बैठे हैं जिन्होंने पीछे कॉन्सेप्ट पढ़े नहीं थे, इसलिए टाइम नहीं दिया था। चलो सर, दो दो बार लिखने क्या मतलब? अरे बावड़ो, मजाक की बात है, दो दो बार लिखने से क्या होगा? चलो चलो कर लिए। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, लिखो। द थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ हीलियम, बेरिलियम लिखो आपकी बार। द थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम प्लस 3 एटम, द थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम प्लस 3 एटम is x. The third excitation energy of beryllium plus 3 atom is x. Then calculate. Then calculate. Calculate the ionization energy. Then calculate the ionization energy of beryllium plus 3 atom. Calculate the ionization energy of beryllium plus 3 atom. ठीक है बच्चों, देखो कुछ बच्चे नए बैठे हैं, अदरवाइज तो देखो पूरा टाइम देते, कैसे करते हैं आपको थोड़ा। हाँ चलो करो, कोई बात नहीं, एक्स की टर्म में आपको आंसर देना है। चलो स्टार्ट हो जाओ।
बहुत अच्छे प्रिंस, वेरी गुड। बहुत बढ़िया। ये श्योर नहीं है आंसर सही है क्या प्रिंस? मैंने ये नहीं बोला है आंसर सही है क्या। संकेत, लविश, अभिषेक, 16x थोड़ी सी गलती कर रहे हो। चलो कैसे करना है बेटा देखते हैं, इधर ध्यान दो। चलो बोर्ड पे आओ बच्चों, देखो कहाँ गलती करो, समझना इस चीज को। देखो बोर्ड पे आओ एक बार, इधर ध्यान दो बच्चों। देखो नॉर्मली अगर अपन करें, हमेशा ध्यान रखना कोई फालतू कैलकुलेशन से थोड़ा जहां तक उसके बच के ही रहना बेटा। ओके कैसे करना है इधर ध्यान दो बेटा। देखो नॉर्मली अगर अपन बात करें, देखो थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी, समझना इस चीज को। थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी क्या होगा बेटा, थर्ड टाइम एक्साइट करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी। अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड टाइम एक्साइट हो जाएगा तो फाइनली कहाँ चला जाएगा, फोर्थ में चला जाएगा। इसका मतलब फर्स्ट से फोर्थ के बीच का जो एनर्जी गैप होगा वही तो मेरे लिए क्या होगा बेटा। अरे थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी होगी या नहीं होगी, होगी बच्चों। क्लियर है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा बेटा, देखो थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी, इसका मतलब अगर मैं एनर्जी कॉन्सेप्ट लगाऊं बेटा, क्या करूंगा, -13.6 मल्टीप्लाई बाय जेड स्क्वायर अपॉन क्या करूंगा, n4 स्क्वायर, और माइनस क्या करूंगा, -13.6 मल्टीप्लाई बाय क्या करना, जेड स्क्वायर अपॉन क्या करना है, n1 स्क्वायर। यस और नो, अरे करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे बच्चों। ठीक है, ये फाइनली मेरे पास हमें पता है, ये फॉर्मूला इसमें आता है। क्लियर है। अब देखो इसकी वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है बेटा, x दे रखी है। अरे x ही तो दे रखी है। x इक्वल टू क्या करूंगा बच्चों मैं, -13.6 मल्टीप्लाई बाई, ये मुझे कितना दे रखा है बच्चों, z। जेड बच्चों देखो किसकी बात करा, बेरिलियम, बेरिलियम की बात करा तो क्या करूंगा, 4 का स्क्वायर अपॉन क्या करूंगा, फिर से 4 का स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और क्या करूंगा बच्चों, प्लस 13.6 मल्टीप्लाई बाई फिर से 4 का स्क्वायर अपॉन क्या करूंगा, 1 का स्क्वायर। यस और नो, क्लियर है बेटा। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, 13.6 को कॉमन ले सकते नहीं ले सकते, अरे 13.6 है मान लो, जैसे ये बच्चों कितना हो गया 16/16, और प्लस कितना हो गया 13.6 मल्टीप्लाई बाई क्या हो गया 16। यस और नो, क्लियर है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गया बेटा, 13.6 को अगर हम कॉमन ले ले तो फाइनली मेरे पास इधर कितना आ गया -1। अरे -1 आएगा नहीं आएगा, और ये कितना आ गया बेटा प्लस का 16। यस और नो, अरे बात समझ में आ रही है, क्लियर है। ठीक है, तो x इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया 13.6 है, मल्टीप्लाई क्या आ गया बेटा 15 आ गया। क्लियर है, ठीक है। ये बच्चों देखो आपको क्या करना है, आपको सोल्व नहीं करना है, आपको एज इट इज ऐसा ऐसा छोड़ देना है। क्लियर है, एक इक्वेशन मेरे पास ये हो गई। क्लियर है, ठीक है। सेकंड मुझे क्या पूछा है बच्चों, आयनाइजेशन एनर्जी पूछी है मुझे। आयनाइजेशन एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो आयनाइजेशन एनर्जी मुझे पता है माइनस ऑफ फर्स्ट सेल एनर्जी। यस और नो, अरे होगा ही नहीं होगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी इक्वल टू माइनस फर्स्ट सेल की एनर्जी क्या करूंगा, -13.6 मल्टीप्लाई बाय जेड स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर। यस और नो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 13.6 मल्टीप्लाई बाई बेरिलियम के लिए जेड कितना होगा 4 अपॉन क्या करूंगा 1 का स्क्वायर। यस और नो, तो क्या करूंगा, आयनाइजेशन एनर्जी इक्वल टू 13.6 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 16। इसको बोल दो इक्वेशन 2। आपको मल्टीप्लाई करके टाइम पास करने की जरूरत नहीं है बच्चों। आ गया समझ में, मैंने क्या कहा है, इजी कैलकुलेशन हो तो साथ साथ कर लो, अदरवाइज अलग अलग कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है। अब मैं क्या करूं बच्चों, इक्वेशन 1/2 कर दो। इक्वेशन 1/2 अगर मैं कर दूं तो देखते हैं बेटा क्या होता है। इक्वेशन 1 में इक्वल की साइड क्या है x, 2 में हमारे पास क्या है बच्चों आयनाइजेशन एनर्जी। यस और नो, और इक्वेशन 1 में देखो आफ्टर इक्वल क्या है बच्चों 13.6 मल्टीप्लाई बाय क्या हो गया 15, और इसमें क्या है बेटा 13.6 मल्टीप्लाई बाय क्या है 16। इसको इससे उड़ा दो। यस और नो, क्लियर है। तो मेरे पास क्या बच गया, x अपॉन आयनाइजेशन एनर्जी इक्वल टू क्या हो गया 15/16, और इसको अपोजिट कर दो, आयनाइजेशन एनर्जी इक्वल टू 16/15 मल्टीप्लाई बाय x। समझ में आ गया कैसे किया, यस और नो। कोई बच्चा इसके समझ में नहीं आया हो, यस और नो, क्लियर है बेटा। नोट करो फटाफट।
और इसको आपको बेटा आपके पास अगर टाइम कम हो तो एक ट्रिक बताता हूँ, ध्यान रखना, इधर ध्यान दो। काफी सारे क्वेश्चन का रिजल्ट है बेटा, इधर ध्यान देना कैसे करना, ध्यान रखना। टाइम अगर आपके पास कम हो, लास्ट में टिक लगाना हो, जैसे टाइम बचा ही नहीं सोल्व करने का, क्या करना है, जिस नंबर की आपको क्या बोला बेटा, एक्साइटेशन एनर्जी पूछी है, तो आपको क्या करना बेटा, यानी 3 एक ज्यादा वाली ले लेना। थर्ड का कितना हो गया, ज्यादा वाली सेल की एनर्जी, उसका क्या करना, स्क्वायर कर देना 16। मैंने क्या कहा, स्क्वायर कर देना -1 कर देना। मैंने क्या बोला, जैसे थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी बोली है तो क्या करो, फोर्थ का स्क्वायर कर दो 16, ठीक है, साथ में x लगा दो और स्क्वायर करके जो अपन स्क्वायर किया था उसका एक -1 कर देना लास्ट में बेटा, 16/15। मैक्सिमम डाटा आपको इसी टर्म में मिलेंगे, समझ में आ गया। थर्ड एक्साइटेड स्टेट बोला है, इसका मतलब क्या करना, थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी मतलब क्या, थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी मतलब फोर्थ सेल में, फोर्थ का स्क्वायर 16, एक कम कर दो 16/15x। आ गया समझ में, मैक्सिमम आंसर आपको ऐसे ही मिलेंगे। छवि उल्टा कर रहा बेटा, सही से देखना। प्रिंस तुम्हारा क्या आया था, 16x/15 या 15x/16? छाप लिया अभिषेक? अच्छा, प्रिंस का ये आया था, ठीक है बेटा मान लेते हैं। चलिए बेटा, चलो एक क्वेश्चन और लिखो बेटा, लिखो। ड्यूरिंग द मल्टीपल ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ड्यूरिंग द मल्टीपल ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यूरिंग द मल्टीपल ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यूरिंग द मल्टीपल ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, an electron, during the multiple transition of electron, an electron jumps from third to second and second to first orbit. ठीक है, ड्यूरिंग द मल्टीपल ट्रांजिशन मतलब समझ रहे हो क्या, ट्रांजिशन मतलब सेल ऑर्बिट में चेंज करना, मल्टीपल ट्रांजिशन मतलब इससे इसमें और उससे उसमें किसी और में बार बार, ठीक है। क्या लिखा, ड्यूरिंग द मल्टीपल ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम थर्ड टू सेकंड एंड सेकंड टू फर्स्ट ऑर्बिट। क्लियर है, आगे लिखो बेटा। इफ द वेवलेंथ ऑफ दिस ट्रांजिशन, if the wavelength of these transition are 200 nanometer and 100 nanometer respectively, if a wavelength of these transitions are 200 nanometer and 100 nanometer respectively, are 200 nanometer and 100 nanometer respectively, then calculate then calculate the total wavelength of this transition. Then calculate the total wavelength of this transition. चलो 20 सेकंड का टाइम आपके पास। जो टारगेट वाले बच्चे जिनको पीछे का कुछ आइडिया है उसके बेसिस पे बता सकते हैं बेटा। चलो 20 सेकंड का टाइम आपके पास। प्रिंस पक्का?
पक्का क्या? सोच ले। सोच लिया? ठीक है, देखते हैं। लवीश, संकेत, कुछ आइडिया बेटा? कोई बात नहीं बेटा। मुझे देखो कैसे करना, समझना इस चीज को, कोई बात नहीं। अब इस चीज को समझना, देखो बेटा कैसे। बोर मॉडल में एक हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी एक्सचेंज करके सेल या ऑर्बिट में चेंज कर सकता है। क्लियर है? अब जैसे बोल रहा है वैसे करते जाओ बच्चों। मान लो जैसे 3 सेल में बना रहा हूं बच्चों, ये फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड है। ये फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल है और ये है थर्ड सेल। क्लियर है? ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग क्या करना है बच्चों, देखो थर्ड से सेकंड में आ रहा है, पहले मान लो थर्ड से सेकंड में आ रहा है। इसकी वेवलेंथ बोला, मान लो जैसे बच्चों इसकी वेवलेंथ जो भी है मैं मान रहा हूँ λ1 मान रहा हूँ। इसकी वेवलेंथ क्या है, λ1 मान लो पहला ट्रांजिशन है, और इसकी वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है, 200 नैनोमीटर। बात समझ में आ गई? फिर क्या बोल रहा है, सेकंड से फर्स्ट में आ रहा है, ये सेकंड से फर्स्ट में आ गया। इसकी वेवलेंथ को मैं λ2 बोल दूं, और ये मुझे कितना दे रखा है बेटा, 100 नैनोमीटर। बात समझ में आई? कैलकुलेट द टोटल वेवलेंथ ऑफ दिस ट्रांजिशन। टोटल मतलब फाइनली ये कर क्या रहा है, ये स्टेप बाय स्टेप थर्ड से सेकंड, सेकंड से फर्स्ट में आ गया, तो टोटल का मतलब है फाइनली, इनिशियल और फाइनल के बीच का डिफरेंस। क्लियर है? ये टोटल वेवलेंथ है, इसको मैं बोल रहा हूँ λ3। ये मुझे पूछा है। बात समझ में आ गई क्या? क्लियर है? तो नॉर्मली बच्चा क्या करेगा, यहां से लेकर यहां तक प्लस यहां से लेकर यहां तक, दोनों का टोटल तो क्या है, λ3 है। तो बच्चा क्या करेगा, λ3 इक्वल टू λ1 प्लस λ2। यस और नो? नो बेटा, मैंने पीछे करवाया है, डायरेक्टली ऐड मत कर देना। क्यों? क्योंकि क्या है, वेवलेंथ मैंने पीछे करवाया है। एनर्जी क्या होती है, एडिटिव टर्म होती है, लेकिन वेवलेंथ क्या है, नॉन एडिटिव टर्म है। क्लियर है? एडिटिव टर्म मतलब जिसको आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, नॉन एडिटिव टर्म मतलब जिसको डायरेक्टली ऐड ना कर सको। सबसे बेस्ट एग्जांपल है बच्चों, जैसे 10th तक की साइंस में भी आ जाता है ये, रेजिस्टेंस का आपको ऐड करना, सीरीज ऑर्डर, पैरेलल ऑर्डर। ध्यान है ना, सीरीज ऑर्डर में अपन सीधा क्या करते हैं, टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर है? वो क्या होता है, इसको बोलते हैं एडिटिव। क्लियर है? पैरेलल में क्या बोलते हैं, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। R1 R2 R3 डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं क्या? नहीं, वो पैरेलल ऑर्डर है बेटा। आगे समझ? पैरेलल ऑर्डर में क्या करते हैं, ये नॉन एडिटिव वाली कंडीशन है। तो क्या करना है, एनर्जी क्या होती है, एडिटिव टर्म होती है। पीछे मैंने एक पूरा सोल्व करवा रखा है। एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, 3 एडिटिव टर्म है। वेवलेंथ होती है बच्चों क्या, नॉन एडिटिव टर्म। क्लियर है? नॉन एडिटिव का मतलब है, अब बच्चा कहेगा सर कैसे ऐड करूं, तो पीछे मैंने करवाया है। एनर्जी क्या होती है, एडिटिव टर्म होती है। तो E3 टोटल एनर्जी क्या होगी, E1 प्लस E2 आप कर सकते हो। क्लियर है? ठीक है बेटा। और एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, एनर्जी इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा। यस और नो? तो यहाँ पर बच्चों अगर E3 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, hc अपॉन λ3 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, hc अपॉन λ1 प्लस ये क्या हो जाएगा, hc अपॉन λ2। hc कॉमन है, उड़ा सकते नहीं उड़ा सकते, उड़ा सकते हैं बेटा। तो ये क्या हो जाएगा, 1/λ3 इक्वल क्या हो जाएगा, 1/λ1 प्लस 1/λ2। बात समझ में आ गई? यहाँ अगर एलसीएम ले बेटा, λ1 λ2, तो क्या हो जाएगा, λ2 प्लस λ1, ये किसके बराबर, 1/λ3 के बराबर है। ठीक है? तो क्या करेंगे, λ3 इक्वल टू क्या कर सकता हूँ, λ1 λ2 अपॉन क्या लिखेंगे, λ1 प्लस λ2। समझ में आया बच्चों? क्लियर है? तो बस यहाँ से मुझे λ3 पूछा है, तो पहली वेवलेंथ कितनी है बेटा, 200, दूसरी कितनी है, 100 अपॉन क्या करूंगा, 200 प्लस 100। समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है बेटा। इसको क्या करूंगा, 200 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन क्या हो गया, 300। 0 से 0 को उड़ा दो, 200 बाई 3 कितना हो गया बच्चों, 66.67 नैनोमीटर। समझ में आया कैसे किया? यस और नो? क्लियर है? चलो, एडिटिव टर्म में जो फॉर्मूला लिखाया था वो उनके मेथड से लिया। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो ये बच्चों बोर मॉडल में काफी क्वेश्चन, मैंने कहा था एक एक्सरसाइज के बराबर, तो मैंने बोर मॉडल में क्वेश्चन ही करवा दिए बेटा। समथिंग मोर देन 20 क्वेश्चन तो सोल्व कर चुके अपन है, और नेक्स्ट लेक्चर में इसके 3 क्वेश्चन और करवाऊंगा। उसके बाद बच्चों बोर मॉडल अपना कंप्लीट है, उसके बाद बात करेंगे सोमरफील्ड मॉडल की। क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आई? यहाँ तक कोई डाउट बच्चों? यस और नो? यस और नो? चलो बेटा, यहाँ तक नोट करो, अभी जस्ट आपकी फिजिक्स की क्लास स्टार्ट करेंगे। ओके, बाकी बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बोर मॉडल के जो क्वेश्चन आपसे उसके बेटा सोल्व कर लेना, ध्यान रखना। क्रिस्टल क्लियर सर, एवरीथिंग बहुत अच्छे। चलो बेटा, बोर मॉडल के क्वेश्चन सोल्व कर लेना, जो आपसे उसके साथ साथ डाउट डिस्कस करते रहना, एक साथ नहीं होंगे। और ये ध्यान रखना, जैसे चैप्टर ये अपना एटॉमिक कंप्लीट होगा,
और फिजिक्स में आपका बेसिक मैथमेटिक्स जो आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद दोनों का माइनर लगाऊंगा बेटा, फिजिक्स और केमिस्ट्री का। ठीक है, तो ध्यान, तब तक मैं जो टारगेट वाले बच्चों का जो टेस्ट सीरीज चल रही है उससे फ्री हो जाऊंगा। तो जैसे आपके 10-12 दिन में बच्चों ये अपना कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद अपन ने कोई दिक्कत नहीं है, फिजिक्स और केमिस्ट्री का एक टेस्ट लगवाएंगे। तो 10-12 दिन तक मेंटली प्रिपेयर रहना बच्चों, साथ साथ अच्छे से पढ़ते रहना है और क्वेश्चन बैंक सोल्व करते रहना, जो डाउट है साथ साथ डिस्कस करते रहना है। ओके, ठीक है बेटा, बाय।